बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन के पार्ट 2 का जायज़ा लेंगे। पहले की तरह आज की इस वीडियो में भी तारीख के औराक से कुछ पुरानी यादें इकट्ठी करने की कोशिश की है। हम विंडो टैक्स के मुतालिक हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन पार्ट 1 की वीडियो में बात कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जिसका टाइटल है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये टैक्स की हिस्ट्री की तरह एक तारीखी वीडियो है। आज ये उस सिलसिले की सेकंड वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो भी तारीख रकम करने जा रही है, लेकिन आपके बगैर ये तारीख और ये सफ़र अधूरा है। आप इन वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इस लर्निंग जर्नी में मेरा साथ दीजिएगा। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इठलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इठलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना, यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना, खिताब आहिस्ता आहिस्ता, नजर आहिस्ता आहिस्ता। मुस्तफा जैदी साहब की गजल के चंद अशार पेश किए हैं। ये एक मोटिवेशन और इंस्पायरेशन है कि सफर कितना ही तवील क्यों ना हो, कितना ही दूर क्यों ना जाना हो, अगर मंजिल की तरफ चल दिया जाए तो सफर आहिस्ता आहिस्ता कट जाता है। रास्ते में कितनी मुश्किलात क्यों ना हो, आखिर जीत राही की होती है। जब उसको अपनी मंजिल मिलती है तो उसको अपनी थकान का एहसास तक नहीं होता कि उसने इतना लंबा सफर तय किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने सफर को जारी रखिए, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवां रहें। इंशाअल्लाह ताला मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आइए अपने लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने बीएड टैक्स के मुतालिक कभी सुना है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लीजिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड टैक्स के मुतालिक। जी हाँ, दाढ़ी टैक्स के मुतालिक। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि ये टैक्स की हिस्ट्री की बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंजॉयबल वीडियो है। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बात का आगाज करते हैं रशिया से। रूस की हिस्ट्री में टैक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। 1698 ईस्वी में जार पीटर अव्वल, जिसे पीटर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, ने बीएड टैक्स कायम किया। दाढ़ी टैक्स मर्दों में दाढ़ी रखने वालों पर कई टैक्सों में से एक था। जार पीटर फर्स्ट तारीख का वाहिद हुक्मरान नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के हेनरी अष्टम ने भी 1535 में ऐसा ही किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीटर की टैक्स की वजह के पीछे एक कहानी है। जार पीटर फर्स्ट से पहले रूस यूरोप के साथ ज्यादा मरबूत नहीं था। जब इंग्लैंड और डच जैसी यूरोपीय ताकतें पूरी दुनिया को तलाश और इस्तेमार, एक्सप्लोरिंग एंड कॉलोनाइजिंग द ग्लोब कर रही थीं और एक दूसरे की सरहदों पर नकूश डाल रही थीं, ऐसे में यूरोपीय ममालिक की कामयाबियों से सीखने के लिए जार पीटर अव्वल ने 1697 ईस्वी और 1698 ईस्वी के दौरान यूरोप का सफर किया और वहां वक्त गुजारा। जब वो यूरोप से वापस आया तो उसने रूस को जदीद बनाने के लिए एक पुरजोश मंसूबे का आगाज किया ताकि रूस यूरोपीय ताकतों का मुकाबला कर सके। उसने रूस की मईशत, हुकूमत, सकाफत और मजहबी अमूर वगैरह को वेस्टर्नाइज करने में अहम किरदार अदा किया। बहुत सारी इस्तिलाहात में वो बीएड टैक्स भी पेश करता है। इसकी अदायगी उस शख्स ने करनी होती थी जिसने दाढ़ी रखी होती थी, क्योंकि मगरबी यूरोप में यह फैशन था और जार पीटर चाहता था कि रूस यूरोप की तरह बन जाए।
दाढ़ी पर पाबंदी के नफाज के लिए जार पीटर ने पुलिस को टैक्स अदा करने से इनकार करने वालों को जबरदस्ती मुड़वाने का इख्तियार दिया। क्लीन शेव कल्चर के खिलाफ मुजामत बहुत फैल गई थी और बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था कि दाढ़ी रखना एक मजहबी तकाजा है। आखिरकार हुक्मरान का मौक़िफ नरम हो गया, ये सोचते हुए कि वो रियासत के लिए रकम कमा सकता है, जबकि अब लोगों को दाढ़ी रखने का इंतखाब करने की इजाजत देते हुए उसने दाढ़ी टैक्स लगाया। टैक्स दाढ़ी वाले आदमी की हैसियत पर मुनहसर होता था। फॉर नोबेलिटी एंड मर्चेंट्स टैक्स कुड बी एज हाई एज 100 रूबल्स एनुअली एंड फॉर कॉमनर्स इट वाज मच लोअर एज लिटल एज 1 कोपिक। शुरफा और सौदागरों के लिए टैक्स 100 रूबल सालाना से ज्यादा हो सकता था और आम लोगों के लिए बहुत कम, इतना कम जितना 1 कोपिक। मजे की बात यह है और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जिसने दाढ़ी रखी होती और वो टैक्स अदा करता तो टैक्स अदा करने वालों को बीएड टोकन रखना पड़ता था। शुरफा के लिए चांदी और आम लोगों के लिए तांबे का रखना जरूरी होता था। Those who paid tax were required to carry a beard token, silver for nobility and copper for commoners। अगरचे आज पीटर अव्वल की बहुत सारी इस्तिलाहात को मामूल के मुताबिक याद नहीं किया जाता और बीएड टैक्स तारीख के सफात में गुम हो गया है, लेकिन यकीनी तौर पर पीटर अव्वल ने रूस को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। नौ आबादियाती अमेरिका में टैक्सेस इन द कॉलोनियल अमेरिका। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट अमेरिका वाज फाउंडेड टू अवॉइड हाई टैक्सेशन। दैट्स रियली इतनी बड़ी सुपर पावर जो आज टैक्सेस के निज़ाम को, अगर आज इसके टैक्सेस के निज़ाम समझा जाए तो शायद एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल। कहा जाता है कि एक आम आदमी ने अगर अपनी रिटर्न फाइल करनी हो तो उसको 13 घंटे देने पड़ते हैं। अजीब बात है। उसकी वजह क्या है? उनके टैक्स का निज़ाम इतना पेचीदा हो गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर अमेरिका टैक्स फ्री कंट्री था। आपको ये जान के हैरत होगी, अमेरिका ज्यादा टैक्स वसूल करने से बचने के लिए कायम किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में टैक्स का निज़ाम ड्रामाई तौर पर तैयार हुआ। अमेरिका में हमेशा से इनकम टैक्स नहीं होता था और इब्तिदा में हुकूमत की आमदन को बढ़ाने के लिए टैरिफ्स, महसूलात ने ही बुनियादी जरिया फराम किया। एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बाज़ दफ़ा अक्सर नए टैक्स जंग के दौरान मुतरफ करवाए जाते थे और जंग खत्म होने के बाद उन्हें आम तौर पर खत्म होने की इजाजत मिल जाती थी। नौ आबादियाती अमेरिका में टैक्स सबसे पहले 1733 ईस्वी में हुक्मरान बरतानवी हुकूमत ने अपने कब्जे में आने वाले इलाकों में मोलेसेस एक्ट के जरिए मुतारिफ करवाए थे। एक्ट में वक्तन फवक्तन तब्दीलियां भी की गई थीं और हुकूमत ने मजीद आमदन पैदा करने के लिए टैक्स नेट में भी तोसी की गई। आखिरकार ये टैक्स अमरीकियों के लिए सन 1773 ईस्वी में बगावत का बायस बने। इनकलाबी जंग के बाद अमरीका की नई हुकूमत, नई कौम अपनी अवाम पर टैक्स नहीं लगाना चाहती थी। अमरीका की बेशतर इब्तदाई तारीख में ये मुल्क टैक्स फ्री था। ताहम हुकूमत वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म के टैक्स आयद करती रहती ताकि वो फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ 1790 ईस्वी और 1812 में जंगें लड़ सकें। मुत्तहिदा अमरीका में टैक्स नौबादियाती दर्जाफ्त है। टैक्सों ने अंग्रेजों और अमरीकी कॉलोनीज के माबैन तनाज़े में कलीदी किरदार अदा किया। 1763 ईस्वी में फ्रांस और हिंदुस्तानी जंग के बाद बरतानिया बहुत ज्यादा कर्जों में था, लिहाजा बरतानिया ने चाय और चीनी जैसी अशिया से लेकर कानूनी और कारोबारी दस्तावेजात तक हर चीज पर 13 अमरीकी कॉलोनियों पर भारी टैक्स आयद किया और ये स्टाम्प टैक्स के जरिए मुमकिन था। कॉलोनियों ने मुजाहमत की और एहतजाज किया कि नुमाइंदगी के बगैर कोई महसूल वसूल नहीं करना। ज्यादातर नौबादियात ने टैक्स लगाने की इस शक्ल पर एतराज किया चूंकि नए टैक्स की तश्कील के बारे में उनके पास कोई सियासी आवाज या कोई इनपुट नहीं था, जिसने टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी के बगैर टैक्स आयद करने की इस्तिलाह को जन्म दिया। और यही इस्तिलाह लीडिंग अप टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। चूंकि बरतानिया के बादशाह ने नौबादियात के टैक्सों के खात्मे के मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया, लिहाजा कुछ नौबादियात मुजाहरों में शरीक हुए जैसे बोस्टन टी पार्टी वगैरह। तहम ये वाहिद
اسٹام ایکٹ نہیں جو امریکہ کی تاریخ میں موجود تھا۔ 1700 عیسوی کی دہائی کے اختتام پر نو آبادیات نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے 6 جولائی 1797 عیسوی کا اسٹام ایکٹ منظور کیا، جس میں وصیتوں، ولز، ذاتی املاک، پرسنل اسٹیٹس پر ٹیکس عائد کیا گیا اور ڈیسیزڈ کی وراثتی جائیداد کے منتقل ہونے، املاک اور نام نہاد ڈیتھ، سو کال ڈیتھ پر ٹیکس کوڈ میں ابتدائی اضافے میں سے کچھ تھے۔ یہ ٹیکس 5 سال تک جاری رہا اور 1802 میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ امریکہ نے 1861 میں خانہ جنگی امریکہ سیول وار کے لیے اپنا پہلا انکم ٹیکس ریونیو ایکٹ 1861 کے ذریعے نافذ کیا اور یہ جنگ کی کوششوں کی مالی اعانت کے لیے بنایا گیا تھا اور تمام آمدنی کو $800 سے زائد کو ٹیکس سے مشروط کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس نے 1862 عیسوی میں انٹرنل ریونیو ایکٹ کو پاس کیا، جس نے بیورو آف انٹرنل ریونیو کو تشکیل دیا، جو کہ IRS کا حتمی پیشرو ہے۔ بیورو آف انٹرنل ریونیو نے تمباکو سے لے کر زیورات تک ہر چیز پر ایکسائز ٹیکس لگایا۔ اس کے علاوہ 1862 کے ریونیو ایکٹ میں فیڈرل اسٹیٹ اور گفٹ ٹیکس کا نظام تشکیل دیا گیا۔ خانہ جنگی کے بعد ان ٹیکسوں کو واپس کر دیا گیا، تاہم انکم ٹیکس برقرار نہیں رہ سکا اور 1872 عیسوی میں اس کی تجدید نہیں کی گئی۔ حکومت نے 1872 تک جب ریونیو ایکٹ منسوخ کیا گیا، خانہ جنگی کے دوران انکم ٹیکس جمع کیا اور جدید امریکی ٹیکس کے نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ خانہ جنگی کے بعد انکم ٹیکس کو زیادہ تعاون حاصل نہیں ہوا۔ 1894 میں کانگریس نے ولسن گرومین ٹیرف منظور کیا، جو کہ $4000 سے زیادہ آمدنی کے لیے 2% کی شرح سے انکم ٹیکس تھا، جسے 1895 عیسوی میں سپریم کورٹ نے ختم کر دیا۔ 1898 عیسوی کے وار ریونیو ایکٹ میں اسپینش امریکن وار کے لیے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ایک اور ڈیتھ ٹیکس لگایا گیا۔ ہسپانوی امریکی جنگ، جس نے امریکہ میں ہسپانوی نوآبادیاتی حکمرانی کا خاتمہ کیا اور اس کے نتیجے میں مغربی بحر الکاہل اور لاطینی امریکہ، ویسٹرن پیسیفک اینڈ لاطین امریکہ کی ایکوزیشن امریکہ کے حصے میں آئے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں انکم ٹیکس نے ایک نئی حمایت حاصل کی اور فروری 1913 میں 16ویں ترمیم میں آئین کی توثیق کی گئی اور اس طرح کانگریس کو ذاتی آمدن پر ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیا گیا۔ نئے سسٹم نے ٹیکس ایٹ سورس ذرائع پر انکم ٹیکس اکٹھا کیا۔ یہ اب بھی کیا جاتا ہے۔ ٹیکس ایٹ سورس، جہاں آمدنی وصول کنندہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ 1914 عیسوی میں بیورو آف انٹرنل ریونیو نے انکم ٹیکس کا پہلا فارم جاری کیا، جسے فارم 1040 کہا جاتا ہے۔ یہ اب بھی انکم ٹیکس کا اصل فارم ہے اور اس کے بعد یہ تقریباً ہر سال ری ایشو کیا جاتا ہے۔ پہلا سال ایک ٹیسٹ رن تھا، جہاں لوگوں نے ٹیکس ادا کیے بغیر صرف ایکوریسی چیک کے لیے بیورو کے پاس جمع کروائے۔ 1915 عیسوی تک کانگریس کے متعدد ممبروں سمیت کچھ لوگوں نے انکم ٹیکس فارم کی پیچیدگیوں کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے اپنا ریٹرن تیار کرنا اور فائل کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ آج امریکہ کے پاس فاسٹ اینڈ فارورڈ باضابطہ ٹیکس کا نظام موجود ہے، جو کہ غیر معمولی طور پر پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جبکہ 1.5 صدی قبل انکم ٹیکس کا نظام تشکیل دیا گیا تو ٹیکس کوڈ تقریباً 11,400 الفاظ پر مشتمل تھا، لیکن اب امریکہ کا ٹیکس کوڈ، جس میں تقریباً 404 لاکھ الفاظ شامل ہیں، اکارڈنگ ٹو دی IRS ٹیکس پیئر ایڈوکیٹ سروس، ایوریج امریکن اب ایک سال میں اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لیے 13 گھنٹے سپینڈ کرتا ہے۔